हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट लाइब्रेरी। देखिए, ये हमारा पॉलिटी का दूसरा लेक्चर है। इसके पहले वाले लेक्चर में पॉलिटी के हमने डिस्कस किया था सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें ली गई हैं वो किन कंट्री से या फिर किन एक्ट से लिए गए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे, हमारा टॉपिक अगला है फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि हमारा जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन था वो कैसे कैसे फ्रेम हुआ, कितना दिन लगा इसको फ्रेम होने में, या फिर कौन कौन से स्टेप ले गए इसको फ्रेम करने के लिए। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको फ्रेम करने के लिए एक असेंबली बनाई गई थी। ठीक, उस असेंबली का जो नाम दिया गया था वो दिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक, अच्छा, ये असेंबली एक प्लान के अंडर में बनाई गई थी। ठीक है, ये असेंबली एक प्लान के अंडर बनाई गई थी, उसका नाम था कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान। अभी हम कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उन सब पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको कितना टाइम लगा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीटेड ड्राफ्ट करने में। ठीक है, जो कि हमारे इंडिया के लिए था, इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए था। ठीक है, तो जो टाइम लगा था वो लगा था लगभग 3 साल। ठीक है, अप्रॉक्स 3, टू बी एग्जैक्ट 2 years। ठीक, 11 months एंड 18 days। ठीक है, याद रखिएगा, 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कम्प्लीटली फ्रेम करने में। किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, जो कि बनाई गई थी कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर में। ठीक है, एक बात और जान लीजिए, जो कैबिनेट मिशन प्लान था ये इंडिया में कब आया था? ये आया था 1946 में। ठीक, ड्यूरिंग 1946। ठीक है, चलिए अब देखिए, सबसे पहला सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम और ड्राफ्ट करने में कितना समय लगा था। तो 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा ड्राफ्ट करने में। किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है, इसको बनाने में टोटल कितने सेशंस हुए थे? तो जो टोटल सेशंस हुए थे, टोटल सेशन वो कितने हुए थे? याद रखिएगा, 11 हुए थे। 11 सेशंस। देखिए, 11 महीना है ना, 11 महीना लगा था, तो याद रखिए 11 टोटल सेशंस हुए थे। ठीक है, अच्छा, 11 सेशंस में कितना दिन लगा था? सेशन तो 11 हुए थे, जैसे मीटिंग होती है ना, तो ऐसे कितने डेज लगे थे? तो टोटल 165 डेज लगे थे इन सेशंस को होने में। अब देखिए, अब आप सोचेंगे कि अभी हम यहाँ पे कह रहे हैं 2 साल 11 महीना 18 दिन, और यहाँ पे हम 165 दिन दिखा रहे हैं, दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर ये है कि टोटल, मतलब जब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, इसका जब फॉर्मेशन हुआ इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, इसके फॉर्मेशन के बाद से लेकर के, मतलब तब से लेकर के जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कम्प्लीटली फ्रेम नहीं हो गया, तब तक वो टाइम लगा था 2 साल 11 महीना 18 दिन। ठीक है, और अब जैसे कि ऐसा तो नहीं है ना कि डेली 24 घंटे आदमी उसी पे काम ही कर रहा है, उसके लिए मीटिंग बुलाई जाती होगी, उसमें इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, तो जो मीटिंग होती रहती थी, मीटिंग 1 दिन 2 दिन लगा, 3 दिन लगा। ठीक है, तो वो पूरा टाइम जो हुआ था, मतलब एग्जैक्ट वो डेट, वो दिन, जितने दिन में लगातार कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में 11 सेशन ले गए थे, वो था 165 डेज। ठीक है, अच्छा देखिए, इन 165 डेज में 114 दिन ऐसा था, ठीक, 114 दिन ऐसा था जिस दिन सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कशन हुआ था। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में टोटल कंसिडरेशन किया गया था कि क्या क्या कंसिडर करना चाहिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस 114 दिन में कंसिडरेशन एंड डिस्कशन, कंसिडरेशन का मतलब क्या क्या कंसिडर करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसी के बारे में कंप्लीट डिस्कशन हुआ था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के बारे में। ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ लिखा जा रहा है शुरू से। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था तो ये भी करना था ना कि मतलब क्या क्या चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए। जैसे भी आप देखें, कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल शेड्यूल 12 हैं, उसके बाद पार्ट्स हैं। ठीक है, पार्ट्स के बाद आर्टिकल्स हैं, उसके बाद अमेंडमेंट अभी भी होता रहता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना एक पूरे इतने बड़े भारत देश का, एक महान देश है भारत, इसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, इसमें हर प्रकार के लोग रहते हैं, सबके हित का ध्यान रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेम करना काफ़ी बड़ा टास्क था।
ठीक है। तो इसीलिए इसको डिस्कशन और कंसिडरेशन करने में हमको काफ़ी लंबा टाइम लग गया, जो कि था 114 दिन, ध्यान रखिएगा। ठीक, अच्छा 114 दिन लगा। उसके बाद क्या हुआ कि जो जैसे जब कॉन्स्टिट्यूशन का हो गया कि आपको पता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो गया था तो फिर वो एक्शन में लाया गया था। अब देखिए बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था, तो अब असेंबली क्या था, असेंबली में मेंबर्स होंगे, वो मेंबर्स कैसे इलेक्ट हुए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो इसके मेंबर्स थे उनका इलेक्शन इनडायरेक्ट था, इनडायरेक्ट इलेक्शन। जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है, आपको पता है ना। इनडायरेक्ट का मतलब अब आप जाकर डायरेक्ट थोड़े वोट करते हैं, प्रेसिडेंट को आप वोट नहीं करते ना इंडिया में, जैसे अमेरिका में डायरेक्ट इलेक्शन होता है, लेकिन हमारे यहाँ इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। तो जो इलेक्शन हुआ था वो इनडायरेक्ट इलेक्शन था, ठीक है। अच्छा, वो जो इनडायरेक्ट इलेक्शन था वो किन मेंबर्स का हुआ था, तो ध्यान रखिएगा जैसे अभी हम लोग के लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना, वैसे उस टाइम पे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी। जैसे आपको पता है ना कि उस समय जो स्टेट थे और मतलब मेजर एरियाज थे उनको प्रोविंसेस में बांट के रखा गया था। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स थे उन मेंबर्स का इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था और उन्हीं मेंबर्स को शामिल किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब देखिए इसके बाद आता है कि ये जो उसका मेथड क्या था इनडायरेक्ट इलेक्शन का, तो जो मेथड था वो मेथड रिकमेंड किया था, रिकमेंडेड बाय कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन ने जो मतलब ये जो कैबिनेट मिशन था ये जो मेथड रिकमेंड किया था उसी मेथड से इन लोगों का इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो अभी तक देखिए हम लोग क्या क्या पढ़े, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने के लिए एक असेंबली का फॉर्मेशन किया गया था जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फॉर्मेशन हुआ था वो कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर में हुआ था, जो कि 1946 में आया था, ठीक। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट फ्रेम और ड्राफ्ट करने में जो समय लगा था वो था 2 साल 11 महीना 18 दिन, ध्यान रखिएगा। टोटल सेशंस कितने हुए थे इसके लिए, टोटल सेशंस हुए थे 11 सेशन। उन सेशन को कराने में जो दिन लगा था वो लगा था 165 दिन, ठीक। उन 165 दिन में से जो 114 दिन था वो लगा था मात्र कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कंसिडरेशन करने में और डिस्कशन करने में, ठीक। उसके बाद अब बात करते हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो कि कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने के लिए हुई थी। तो उस असेंबली का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, तो उसमें जो मेंबर इलेक्ट किए गए थे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स थे, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था उनका, और प्रोसेस जो था वो रिकमेंड किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा, ठीक। उसका जो मेथड था इलेक्शन का वो रिकमेंड किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए अगला क्वेश्चन आता है कि फाइनली जब मतलब असेंबली का फॉर्मेशन हो गया कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा, इलेक्शन हो गया जब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स का, तो उसके बाद टोटल जो मेंबर्स बने, ठीक है, टोटल मेंबर मतलब टोटल जो वर्क फोर्स बना वो कितने बने, टोटल मेंबर्स कितने बने। देखिए 1946 की बात है, पार्टीशन के पहले की बात चल रही है अभी, ठीक है। तो टोटल जो मेंबर बने वो बने थे आपके 389, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक, 389 मेंबर्स, ठीक, 389 टोटल मेंबर्स बने थे जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्ट हुए थे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्या होता है जब पार्टीशन हो जाता है, ठीक, ये था बिफोर पार्टीशन, लेकिन क्या होता है आफ्टर पार्टीशन, पार्टीशन के पहले तो कंट्री एक थी इंडिया, पाकिस्तान था नहीं उस टाइम पे, इंडिया कंट्री एक थी। तो उसी समय एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ था जिसमें टोटल मेंबर कितने थे 389 बिफोर पार्टीशन। लेकिन जब पार्टीशन हो गया तो अब पाकिस्तान को भी एक अपना मतलब पाकिस्तान को भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन करना ही था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई पाकिस्तान के लिए, मतलब पाकिस्तान में एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। तो और यहाँ के कुछ जो मतलब मेंबर्स थे वो पाकिस्तान के असेंबली में चले गए। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसे कुछ प्रोविंस के मेंबर ऐसे भी थे जो मना कर दिए हमारे यहाँ पार्टिसिपेट करने से, क्योंकि जो भी रीज़न रहा हो यहाँ पे मतलब इसको जब डी में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम इसको डी में पढ़ाना नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। तो आफ्टर पार्टीशन जो मेंबर रिड्यूस हुए, तो रिड्यूस होने के बाद कितने मेंबर टोटल बचे थे, वो थे 299, ध्यान रखिएगा। पहले 389 थे, आफ्टर पार्टीशन वो हो गए 299, ठीक। तो इतनी बातें हैं जो कि अभी आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में याद रखनी है, ठीक है। अभी इस पे बेस्ड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट 4-5 जो भी क्वेश्चन है उसको टॉपिक खत्म होने के बाद देखेंगे। अब देखिए हम लोग बात करते हैं अपने
कैबिनेट मिशन प्लान की, ठीक है, क्या, द कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात जो हम करेंगे, इसको और थोड़ा सा शार्प कर लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात यह है कि कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो कब हुआ, ठीक। तो देखिए कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया में आया मार्च 1946, और कब तक था ये था यहाँ से लेकर के मई के महीने तक 1946 कैबिनेट मिशन प्लान आया। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फॉर्मेशन हो गया, फिर उसके बाद पार्टीशन हुआ, फिर दोबारा फॉर्मेशन हुआ, मेंबर रिड्यूस हुए, फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना 2 साल 18 महीने 11 दिन में, सॉरी 2 साल 11 महीने 18 दिन में, ठीक है। अच्छा तो ये याद रखिएगा कैबिनेट मिशन प्लान इस डेट को आया था, आप ऐसे भी याद रखते हैं मार्च मई 1946 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ठीक है, इसका मेन काम क्या हुआ इंडिया में जब भी आया, तो इसका मेन काम था क्या कहते हैं, टू डिस्कस द फ्रेमवर्क, टू डिस्कस द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेमवर्क था उसका डिस्कशन करना इसका मेन काम था। कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क डिस्कशन करना इसका मेन काम था, किसका, कैबिनेट मिशन का, ठीक। अच्छा उसके बाद और मतलब कुछ सिर्फ इतना ही नहीं समझिएगा कि सिर्फ यही काम नहीं था, और भी छोटा मोटा जो भी मेन काम था ना वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ही था। अब चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना हो, चाहे फ्रेम करना हो, ठीक है। अच्छा अब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई इसी के अंडर में, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो वर्क करना कब शुरू हुई इंडिया में, है ना, 1946 में बना तो गई कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर में। तो ये जो वर्क करना शुरू है इंडिया में, है ना, काम करना कब शुरू हुई, ये हुआ 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर को। ईयर कौन सा था, तो वही 1946 मार्च से मई के महीने में कैबिनेट मिशन प्लान आया। इसी के ड्यूरिंग आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था वो वर्क कब से करना शुरू किया, तो 9 दिसंबर 1946, ये डेट याद रखिएगा, ठीक। इस डेट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क करना शुरू किया था, ठीक। अच्छा अब बात करते हैं कि ये वर्क करना शुरू किया तो एक इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया, ठीक है। इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम, ये इसको ऑप्शन में आप ये लिखिए, ठीक है, लिखिए इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट, इसका फॉर्मेशन किया गया, और ये पहला इंटरिम गवर्नमेंट था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट था जिसका फॉर्मेशन किया गया था, ठीक। ताकि मतलब इसका ये मतलब था कि हाँ ठीक है, अब इंडियंस भी गवर्नमेंट में, अपना मतलब अब इंडिया के लोग भी इंडियन गवर्नमेंट में रहेंगे, वहाँ पे लीड करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में, जो फॉर्मेशन हुआ था इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, मतलब फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, किसके अंडर में था ये, इसका हेड कौन था, ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए इससे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी, सबसे पहली बात यह है कि ये कब बनी, इसका फॉर्मेशन कब हुआ, फॉर्मेशन डेट क्या था। तो देखिए इस इंटरिम गवर्नमेंट का जो फॉर्मेशन डेट था वो याद रखिएगा 2 सितंबर 1946। देखिए फॉर्मेशन हो रहा है सब कुछ कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर में ही, समझ में आ रहा है। असल में ब्रिटिशर्स की तरफ से कुछ लोगों को भेजा भी गया था इंडिया में कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर में, जिनका ये काम था कि मतलब अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसे बनेगा, क्या होगा, ड्राफ्ट कैसे होगा, फ्रेम कैसे होगा, ठीक है। उन लोगों को इसी काम के लिए स्पेशली भेजा गया था इंडिया में। तो वो लोग के अंडर में यही मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट बनाई गई इंडिया में जो पहली थी, ठीक है, 2 सितंबर 1946 को, ठीक। अच्छा अब देखिए इसको लीड कौन कर रहा था, तो इसको जो लीड कर रहे थे एली लीडेड बाय, इसको लीड कौन कर रहा था, वेरी वेरी सेलिब्रेटेड नेम, पंडित, चलिए पंडित नेहरू लिखते हैं सीधे, समझ जाएगा, पंडित नेहरू। इसको लीड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक। किसको, जो इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता था उसको लीड करते पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा अभी देखिए क्या है कि इस इंटरिम गवर्नमेंट के जितने भी मेंबर थे, ठीक है, ऑल द मेंबर्स ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट
इंटरिम गवर्नमेंट। ये सारे के सारे मेंबर थे, किसके पार्ट थे ये? मतलब उस समय इंडिया में वायसराय होते थे ना, आपको पता है ना, मतलब कि क्या कहते हैं, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर वायसराय, है ना। तो वो जो उस समय जो इंडिया के वायसराय था, उस वायसराय के अंडर में ये सारे के सारे जो मेंबर थे, ये सब असल में क्या कहते हैं, वायसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, ठीक है, उसके मेंबर थे। ठीक है, जितने भी लोग थे इंटरिम गवर्नमेंट के, ऑल द मेंबर्स ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, सॉरी, ऑल द मेंबर्स ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, ये लोग मेंबर थे वायसराय काउंसिल के। ठीक है, वर द मेंबर ऑफ वायसराय, VICEROY, वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये वायसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसके भी मेंबर थे, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो हम अभी क्या बोले कि जो इंटरिम गवर्नमेंट के जितने मेंबर थे वो सारे के सारे वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के भी मेंबर थे। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू उसको लीड तो कर ही रहे थे, और उसको लीड क्यों कर रहे थे इसके पीछे भी एक बात है। वो जो वायसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ना, ये आपको दिख रहा है, ये जो वायसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इसके वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये कौन था? ये जवाहरलाल नेहरू ही थे, ये थे पंडित नेहरू, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसीलिए ना, इसीलिए उसको लीड कर रहे थे, इनका वर्चस्व भी था काफ़ी ज़्यादा, है ना। और ध्यान रखिएगा, इसका जो हेड था ना, ये जो क्या कहते हैं, इसका इंटरिम गवर्नमेंट का जो हेड था वो उस समय भी वायसराय ही था, लीड कर रहे थे सिर्फ जवाहरलाल नेहरू। 1946 तक इंडिया जो था वो इंडिपेंडेंट तो हुआ नहीं था, 1946 में इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था ना, तो इसीलिए वो जवाहरलाल नेहरू सिर्फ लीड कर रहे थे, क्योंकि वो वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, उस समय भी ये जो इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है, इसका हेड कौन था? देखिए, हेड की बात कर रहे हैं, उसका जो हेड था वो वायसराय ही था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, कुछ और फैक्ट। ठीक, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब प्योर इसके फैक्ट के बारे में बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो इसका फॉर्मेशन हुआ था, इसमें इलेक्ट कौन हुआ था? इसमें इलेक्ट हुए थे जितने भी इंडिया के लोग थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, आपको याद होगा, बताए थे अभी ऊपर में। ठीक है, जो कि इलेक्ट हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एज अ मेंबर। अच्छा, अब इसमें क्या है, देखिए, इसमें 2-3 बात ध्यान रखने को है कि फ्रैंक एंथनी एक आदमी है, फ्रैंक एंथनी, इनका नाम क्यों फेमस है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये रिप्रेजेंटेटिव थे। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेटिव थे किसके? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? ये रिप्रेजेंट कर रहे थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये जो फ्रैंक एंथनी है ये रिप्रेजेंट कर रहे थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को। ठीक, अच्छा, अब इससे जो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है कि इसका जो प्रेसिडेंट था, किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था, है ना, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली, समझ जाइएगा, असेंबली मतलब कौन सी असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये कौन था? तो ये थे, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे। पहला तो ये कि इसका प्रेसिडेंट कौन था, तो इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आपने इनका नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसे 2 क्वेश्चन, असल में 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, तो हम अभी क्लियर कर दे रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे, पहले प्रेसिडेंट, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक, अच्छा, और क्या क्वेश्चन बनता है? ठीक है, और जो क्वेश्चन बनता है, अच्छा, एक और बात ध्यान रखिएगा कि बाद में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जो इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, वो भी इलेक्ट हुए थे बाद में, इनके बाद लेटर ऑन जो बने थे प्रेसिडेंट, इलेक्ट हुए थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाद में इलेक्ट हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट। ठीक है, लेकिन पहले कौन थे? पहले थे ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि जो ड्राफ्टिंग कमीशन था, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्यों फ्रेम किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए ना, है ना। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो था, ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके चेयरमैन कौन थे? CONNITT। ये SSC का एक बहुत ही फेमस, आपको पता होगा ना, स्पेलिंग करेक्शन का वो भी है, क्वेश्चन भी है। कमेटी की स्पेलिंग पूछता है आपसे कि कमेटी की सही स्पेलिंग क्या है। चलिए खैर, वो इंग्लिश के लेक्चर में किया जाएगा अभी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का जो ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चेयरमैन था वो कौन था? बहुत ही फेमस नाम है, आपको पता होगा। इसके जो चेयरमैन थे वो थे हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये बहुत पढ़े लिखे इंसान थे। आपको ये पता होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ था उसमें ये डॉक्टर BR अम्बेडकर ये सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान थे, ठीक है, मोस्ट एजुकेटेड पर्सन पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, है ना। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो देखिए, आज हम लोग कितनी चीज़ें पढ़े हैं, आज के लिए अभी इतना बस करते हैं, ठीक, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं ऊपर से ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस समय? हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा पॉलिटी का सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा है सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें पहली बात कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखे। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है उसका फॉर्मेशन हुआ था और वो उसको फ्रेम किया गया था टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर आवर कंट्री इंडिया। कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर में इसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बनने में पूरा टाइम कितना लगा था? 2 साल 11 महीना 18 दिन, ठीक है। टोटल सेशंस कितने हुए थे? टोटल सेशंस हुए थे 11, ठीक। टोटल सेशंस के बाद कितना दिन लगा था उन सेशंस को हेल्ड कराने में? 165 दिन, ठीक है। अच्छा, जिनमें से 165 दिन में से जो 114 दिन था वो क्यों लगा था? वो 114 दिन लगा था सिर्फ कंसिडरेशन और डिस्कशन करने में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो मेंबर है वो कैसे इलेक्ट होता है? वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट किया जाता है। अच्छा, वो मेंबर्स आते कहाँ से? वो मेंबर्स होते हैं उस समय जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी वहाँ के। ये सारी बात हो रही है 1946 की, जिस समय इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था और पार्टीशन भी नहीं हुआ था इंडिया का, ठीक है। उस समय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव से मेंबर्स का इलेक्शन हुआ था, इनडायरेक्ट इलेक्शन, जिसकी वजह से वो इलेक्ट हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक। अच्छा, उसके बाद उनका जो मेथड था वो रिकमेंड किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा। उस समय टोटल मेंबर कितने इलेक्ट हुए थे? वो हुए थे 389, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जब इंडिया का पार्टीशन हो गया तो पाकिस्तान का एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया, ठीक है। और उस समय जो इंडिया में फिर से जब मेंबर बचे जो बने वो बने 299, ठीक है। ये मेंबर थे फाइनली। उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान की बात कर लेते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान पहली बात इंडिया में कब आया था? ड्यूरिंग मार्च 1914 से मई 1914 तक, ठीक है। क्यों आया था? टू डिस्कस द फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और ड्राफ्टिंग वगैरह के बारे में। कब आया था? क्या कहते हैं ये, सॉरी, हाँ, तो ये जो है हमारा 9 दिसंबर 1946 को काम करना शुरू किया था। क्या काम करना शुरू किया था? ये जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारी वो 9 दिसंबर 1946 को काम करना शुरू कर दी थी। हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं ना, जैसे अभी हम तुरंत पढ़ा भूल जा रहे हैं, अभी भूल जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बिगन टू वर्क। कब बिगन टू वर्क? 1946 में, ठीक। उसके बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। ये पहला इंटरिम गवर्नमेंट था। कब फॉर्मेशन हुआ? 2 सितंबर 1946 को फॉर्मेशन हुआ। ध्यान रखिएगा, 2 सितंबर 1946 को फॉर्मेशन हुआ। इसके जो लीडर थे, इसको लीड कौन कर रहा था? लीड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक। उसके बाद ये जो इंटरिम गवर्नमेंट जो बना, इसके जो मेंबर थे वो मेंबर कौन थे? तो वायसराय का एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उस समय, जो इंडिया के वायसराय थे, उसी वायसराय के जितने भी मेंबर थे, अब चाहे वो इंडियन हो चाहे वो ब्रिटिशर्स हो, उन्हीं को मेंबर बनाया गया था इंटरिम गवर्नमेंट का। अच्छा, इस वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट कौन था? इस वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट थे खुद जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसीलिए ये एक रीज़न था कि ये इसको लीड कर रहे थे। किसको लीड कर रहे थे? ये इंटरिम गवर्नमेंट को लीड कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में। देखिए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जब फॉर्मेशन हो गया तो एक आदमी थे जिनका नाम था फ्रैंक एंथनी। आप याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को लीड कौन कर रहा था? तो इसका आंसर है फ्रैंक एंथनी, ठीक। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पहला प्रेसिडेंट डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा,
सॉरी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पहला प्रेसिडेंट जो था वो था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बाद में फिर इलेक्शन के द्वारा इलेक्ट किए गए थे राजेंद्र प्रसाद भी उसके प्रेसिडेंट, ठीक। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था, ध्यान रखिएगा, बी आर अम्बेडकर। ये क्वेश्चन इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है, हम इस क्वेश्चन पे बार बार फोकस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बी आर अम्बेडकर, कई बार आप कंफ्यूज जाता है, आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे। ये प्रेसिडेंट नहीं थे, प्रेसिडेंट तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वहाँ के प्रेसिडेंट थे और बाद में प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी बने थे। बी आर अम्बेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ही करते हैं, कुछ क्वेश्चन नोट करा हमने, उस क्वेश्चन को कर लेते हैं, देख लिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं, ठीक है। देखिए, सॉरी, ये क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहला है, हु रिप्रेजेंटेड एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो अभी आपको पता ना भाई, फ्रैंक एंथनी, ठीक, फ्रैंक एंथनी। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो ये कौन था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, अभी बताए हम, कभी मत कंफ्यूज होइएगा, बी आर अम्बेडकर, ठीक। व्हेन वाज द फर्स्ट इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन, पहला जो इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट था वो कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, बताइए। इसका आंसर है 2 सितंबर 1946, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। अच्छा, एक 9 दिसंबर भी डेट है, 9 दिसंबर 1946, उसमें क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर्क करना शुरू की थी, ध्यान रखिएगा। हु लेड द फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट, कौन लीड किया, देखिए लीड किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू जी, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट कौन था एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, यही थे, नेहरू ही थे। अगला क्वेश्चन, हु वाज द हेड ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट, तो देखिए इंटरिम गवर्नमेंट का हेड जो थे वो वायसरॉय ही थे, इंटरिम गवर्नमेंट के जो हेड थे वो वायसरॉय ही थे। और इंडिपेंडेंस के टाइम पे वायसरॉय कौन था इंडिया का 1947 में, बताइएगा, कमेंट में करिएगा, इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, फिर हम आपको बताते हैं उसके जो हेड थे वो कौन थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी हेड नहीं, वायसरॉय इंडिया के ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस। हु वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल, ये भी वही थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, ठीक है। किसके काउंसिल के, वायसराय के जो काउंसिल था। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, टाइम टेकन टू फ्रेम एंड ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, कितना लगा था, 2 years 11 months 18 days, ठीक। तो चलिए अभी के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर 3 में, ठीक है। लेक्चर 3 में इसके आगे जो टॉपिक है वो टॉपिक हम लोग करेंगे पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो कितने पार्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक, कितने पार्ट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको हम लोग करेंगे कवर। पहले लेक्चर में हमने कवर किया था सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस लेक्चर में हमने कवर किया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में, ड्राफ्टिंग कमेटी क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम हुआ, कितना टाइम लगा, इंटरिम गवर्नमेंट क्या थी पहली, ठीक है। तो अगले 3rd वीडियो में हम लोग करेंगे टोटल पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कितने हैं 22 है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, ठीक, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।